नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा हाल, साथ ही अब आप क्या बनाएं गुरुवार को स्ट्रैटेजी। और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे जानेंगे। और साथ ही आज हमारे खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। जी सर, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। और हमारी पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये हमें बताएंगे कुशल। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां क्यों फोकस में है, समझेंगे देवांशी से। डोमिनोज में बड़े डेटा लीक की पूरी जानकारी हमें देंगे आशीष चतुर्वेदी। वैक्सीन कंपनियों को सरकार से राहत की खबर पर कौन कौन से शेयर भागे, देवांशी से समझेंगे। क्रेडिट कार्ड कारोबार से जुड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन में उछाल क्यों, बताएंगे वरुण दुबे। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार की मजबूत शुरुआत तो हुई थी, लेकिन दिन के अंत में जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, अंत तक आते आते बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त को गंवा दिया और लाल निशान में जाकर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स आज 244 अंक की गिरावट के साथ 47,706 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक की कमजोरी के साथ 14,296 के स्तर पर बंद हुआ। एफआईआई और डीआईएस की तरफ से आज क्या आंकड़े मिले हैं, समझते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है आज 1082 करोड़ रुपए की बिकवाली। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1323 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये जो मुनाफा वसूली आज देखी गई, उसके कारण क्या थे। भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। शुरुआत बेहद दमदार हुई। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ शुरुआत करके 14,500 के पास खुला। काफी देर टिका भी रहा। शुरुआती 1-1.5 घंटा बाजार में अच्छी खासी मजबूती का माहौल रहा। बैंक निफ्टी भी 31,500 के ऊपर खुला और टिके रहने में कामयाबी से ऊपर भी बढ़ा। लेकिन मिड सेशन से धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आई और आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार के लिए काफी भारी पड़ता हुआ दिखा। जो कमजोरी की वजह थी, पहला, सुबह डाउ फ्यूचर्स काफी मजबूती के साथ 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, वो गिरते गिरते 100 पॉइंट नीचे, 125 पॉइंट नीचे हो गए। तो एक तो ये कि अमेरिका से कमजोर ट्रेडिंग सेशन की आशंका थी। दूसरा, कल है बाजार बंद और परसों वायदा कारोबार की एक्सपायरी है हफ्ते वाली, तो थोड़ी सतर्कता वहां से है। तीसरा, कल के सेशन में एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली के आंकड़े बड़े आते दिखे, तो उससे भी थोड़े से लोग सावधानी वाले मूड में हैं कि एफआईआई ऊपरी स्तरों पर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट बिकवाली ही कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर थोड़ी सी चिंताएं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, प्रतिबंध कड़े होना, ये सारी खबरें आना, केसेस बढ़ना, ये भी थोड़ा डर है। तो फिर ऐसे में क्या वजह कि इतनी तेजी से बाजार एकदम से आज ऊपर खुल गए? तो दो बड़ी वजह थी। एक तो कल बाजार काफी कुछ हल्के हो गए, काफी तेजी की और मंदी की दोनों ही पोजीशन कल काफी कम हुई थी। तो हल्के बाजार में थोड़े से भी अच्छे संकेत इस बात को लेकर आए कि सरकार की तरफ से चारों ओर से एफर्ट्स बड़े होते दिख रहे हैं। वैक्सीन अब 18 साल से ज़्यादा के लोगों को लगाई जाएगी 1 मई से, और साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों को लेकर सरकार बहुत ज़बरदस्त एक्शन में आती हुई दिख रही। तो उससे जो कोरोना को लेकर डर और मायूसी का माहौल था वो थोड़ा सा कम हुआ, उसने बाजार में जोश भरा और साथ ही डाउ फ्यूचर सुबह मजबूत थे। तो ये 2-3 कारण ऐसे थे जिससे पहला हाफ तो मजबूती के साथ गया, लेकिन दूसरे हाफ में छुट्टी से पहले कि कौन 2 दिन की रिस्क रखे और परसों जब आएंगे तब पता नहीं क्या हो, तो उसको देखते हुए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली आती दिखी। इन सब के बीच में एक अच्छी बात जो हुई वो ये कि बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं था जितना निफ्टी कमजोर था। बैंक निफ्टी बंद होते होते 31,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जबकि निफ्टी ने हाल ही में जो करेक्शन शुरू हुआ उसमें अब तक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग दी। अब तक 14,310 की क्लोजिंग सबसे नीचे थी 12 अप्रैल की, उससे थोड़ा सा नीचे 14,300 के नीचे बंद होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के बीच मजबूत शुरुआत के बाद एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली का, बिकवाली का सेशन ऊपर से देखने को मिला आज बाजार में। अब थोड़ी देर में अनिल जी से ये भी समझेंगे कि गुरुवार के बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो हमने बाजार में कारोबार देखा, किन सेक्टर में दिखी अच्छी खासी तेजी, कहां थी सुस्ती, समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल है। कुशल, बताइए सर, आज कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन? जी, तो कल की गिरावट के बाद आज बाजारों ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया शुरुआती 1-1.5 घंटे में, पर उसके बाद बाजार जो है तेजी होल्ड नहीं कर पाए और यहां पर लगातार गिरावट हमें सभी इंडाइसेस में देखने को मिली। खासकर अगर आप निफ्टी की बात करें तो वहां पर जो गिरने वाले शेयर थे उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट जो अपने शुरुआती सत्र में आज इसने बढ़त बनाई थी वो गवाता हुआ नजर आया। साथ ही HCL टेक, HDFC लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में बिकवाली नजर आई। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज 3
3.5% का दमदार उछाल इसने दिखाया। साथ ही अगर आप बात करेंगे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की, यहाँ पर भी 3-3.25% की दमदार तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। और इंश्योरेंस स्पेस, खासकर लाइफ इंश्योरेंस, काफी आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ पर जो आज के सत्र में गेन्स बनते हुए दिखे। खासकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर आप बात करें तो आईटी में लूजर्स थे आज के सत्र में, जहां पर बिकवाली हावी रही और प्रॉफिट बुकिंग दिखी। कोफॉर्ज, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स भी दबाव में रहे एचसीएल टेक के साथ साथ। और एफएमसीजी स्पेस है, यहां पर भी जो है आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। तो डिफेंसिव स्पेस में आईटी और एफएमसीजी जैसे जो सेक्टर्स है यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। पर फार्मा स्पेस लगातार फोकस में बना हुआ है। तो कैडिला हेल्थ केयर में, जिसमें 5% के दमदार उछाल के साथ टॉप गेनर निकला ये निफ्टी फार्मा में। और ऑटो स्पेस में भी अच्छी तेजी और अच्छे रिवर्सल के संकेत आज के सत्र में बनते हुए दिखे। और मेटल्स, यहां पर भी अच्छा खासा एक बाउंस बैक आज के सत्र में बना, जिसमें जीएसपीएल और खासकर एपीएल अपोलो यहां पर 5 से 6% का दमदार उछाल जो है आज के सत्र में ये दर्ज करते हुए नजर आए। और अंत में जीके हिट कॉल्स की बात करें तो वहां पर आपको जीएसपीएल, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस और साथ ही शिल्पा मेडिकेयर जैसे स्टॉक्स रेकमेंड किए गए थे, जो है आज के सत्र में कारगर साबित होते हुए दिखे। तो ओवरऑल बाजार की जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकती हुई नजर आ रही है कल की गिरावट के बाद, क्योंकि आज भी बाजार शुरुआती सत्र में जो तेजी बनाए थे वो होल्ड नहीं कर पाए और बाजार में वीकनेस जो है हमें आखिरी 1-1.5 घंटे में होती हुई लगातार नजर आई। विकास जी, कोरोना के बढ़ते मामलों से बाजार भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए? साथ ही गुरुवार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी आप बताएंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर करी जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में जो एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो एकदम एक्सट्रीमली वोलेटाइल मार्केट्स हैं। और ये पिछले कुछ दिनों की भारी गिरावट के बाद एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड भी है, क्योंकि जैसे देखिए आज सुबह जब हम खुल रहे थे तो हमारे चारों तरफ जो बाजार है, जैसे कल यूएस के मार्केट्स में गिरावट आई, फिर जापान भी कमजोर था, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के फ्रंट पे एक पॉजिटिव न्यूज थी। जो सरकार ने 18 साल के ऊपर वैक्सीन को अलाउ किया, फिर कई वैक्सीन को इंपोर्ट करने की इजाजत दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम करी। तो उन सब पॉजिटिव खबरों की वजह से बाजार में एक दमदार 150-200 पॉइंट की निफ्टी में तेजी के साथ शुरुआत हुई। बट ड्यूरिंग द डे जैसे जैसे लगने लगा कि अब ओवर द वीकेंड, एक तो कल छुट्टी है, फिर इस छुट्टी के बाद हम जब आएंगे तो इस हिसाब से भी लोगों को पोजीशन नहीं रखनी थी। और जो लॉकडाउन के आसार बाकी स्टेट्स ने भी किए, महाराष्ट्र में भी अभी कंप्लीट लॉकडाउन की बातें चल रही है, तो बाजार में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई और उसके बाद बाजार नेगेटिव हो गए। तो बाजार में वोलेटाइल है, मतलब अगर कोई अच्छी खबर आती है कोरोना के फ्रंट पे तो एक शानदार तेजी भी हो सकती है। तो वी नीड टू प्ले फॉर दैट। बाकी जहां तक थर्सडे के लिए मेरी इंट्राडे पिक का सवाल है, मेरी इंट्राडे पिक रहेगी थर्सडे को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो कि ये स्टॉक आज 424 के लेवल पे बंद हुआ है। इस कंपनी के नतीजे आने हैं कल। मुझे लगता है जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक के अभी नतीजे आए, उसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज का जो कंट्रीब्यूशन था बेहद ही दमदार था। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो डीमैट अकाउंट्स नए खुले हैं, नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के भी नतीजे दमदार रहने चाहिए। और मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है परसों जब हम बाजार में ट्रेड कर रहे होंगे 440 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 410 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक मेटल स्टॉक को मैंने पिक किया है, दमदार कंपनी है, स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। ये आज 284 के लेवल पे बंद हुआ है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, दुनिया की जिंक और लेड बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और इनके पास सिल्वर का भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है सिल्वर बनाने वाली। और चांदी के दामों में हमने एक जबरदस्त तेजी देखी है, 70,000 के आसपास वापस से आ गई है। मुझे लगता है इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरा, इसके नतीजे भी मंगलवार को आने वाले हैं, आने वाले मंगलवार को 27 तारीख को। तो नतीजे इस तिमाही के दमदार होंगे और मैं एक हेफ्टी डिविडेंड इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनल तौर के रूप में इसमें खरीदारी करनी चाहिए 284 के लेवल पे। स्टॉप लॉस रखना है 270 का और मेरा पोजिशनल टारगेट है 325। इंट्राडे की खरीदारी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में करने की सलाह विकास सेठी जी की, और हफ्ते भर का नजरिया हिंदुस्तान जिंक में आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का अगर हम जिक्र करें तो खास तौर पर इंश्योरेंस की मांग बढ़ने से बीमा शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखी गई है और आईसीआईसीआई प्रू 5.5% चढ़कर बंद हुआ और एचडीएफसी लाइफ और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में भी 3% की बढ़ोतरी देखी गई। और जरा डिटेल लेते हैं हमारी सहयोगी देवांशी से, बताइए।
जी बिल्कुल, आप देखिए आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में शानदार बढ़त होती हुई दिखी और वो इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में हमने देखा जो न्यू बिजनेस प्रीमियम्स हैं उसमें 70% तक का जंप आता हुआ दिखा। अब इसकी क्या वजह है? क्लियरली आप देखिए पिछले साल हमने देखा था कि मार्च के महीने में एक सडन लॉकडाउन होता हुआ दिखा था और इसके चलते जितनी भी पॉलिसीज की बिक्री है उसमें एक सडन फॉल आता हुआ दिखा है। और यूजुअली हम देखते हैं कि पूरे साल में फरवरी और मार्च होता है जहां पे सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम्स बिकते हुए दिखते हैं। और क्योंकि पिछले साल का लॉकडाउन था, कम पॉलिसीज बिकती हुई दिखी थी, तो इसीलिए एक लो बेस का जो फायदा है वो इस साल मिलता हुआ दिखा और इसी के चलते आपको 70% जितना बड़ा जंप भी देखने मिला था। यही नहीं, अब धीरे धीरे जो कोविड के केसेस हैं वो दोबारा बढ़ते हुए दिख रहे थे और इसी के चलते जो नई पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोटेक्शन कारोबार है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिली थी। सेविंग्स कारोबार में भी इस बार काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। साथ ही जो APE है वो भी सारी कंपनीज, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनके बढ़ते हुए दिखे और इसी के चलते आज हमने देखा कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज में बढ़त देखने मिली थी। अगर आप अप्रैल 2020 की बात करें तो हमने देखा था करीब 6,700 करोड़ के आसपास के प्रीमियम्स थे, लेकिन अगर आप इस बार मार्च 21 की बात करते हैं तो 43,400 करोड़ तक के जो प्रीमियम है वो आते हुए दिखे थे। नवंबर तक काफी लैग था, हमने देखा था गिरावट ही देखने मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद अच्छी बढ़त प्रीमियम कलेक्शन में होती हुई दिखी है, नई पॉलिसीज बिकती हुई दिख रही है। तो इसके चलते लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से अच्छी ग्रोथ भी देखने मिल रही है। यही नहीं, अगर आप निजी कंपनीज को कंपेयर करते हैं LIC के साथ, हमने देखा है कि जितने भी निजी कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने मिली थी। इस बार करीब 83% तक के न्यू बिजनेस प्रीमियम में ग्रोथ देखने मिली है निजी कंपनीज के लिए। और अगर LIC की बात करें तो हमने देखा है करीब 65% तक की ग्रोथ इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम में आती हुई दिखी है। तो कुल मिला के ओवरऑल इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनता हुआ दिखा था। यही नहीं, ICICI प्रूडेंशियल के जो नंबर्स भी आते हुए दिखे, उनकी कमेंट्री, उनकी गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, तो इसके चलते भी ICICI प्रूडेंशियल को सहारा मिलता हुआ दिखा। लेकिन बाकी कंपनीज जैसे कि HDFC लाइफ, SBI लाइफ भी आज काफी शानदार ग्रोथ के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। विकास जी, इंश्योरेंस स्पेस में आपकी कोई पसंदीदा पिक? ये बिल्कुल स्वाति, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। जो आंकड़े आए हैं, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम जो आया है, बहुत ही दमदार ग्रोथ देखी जा रही है। मुझे लगता है जितने लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, तीनों ही पसंद है। बट अगर एक को चूज करना हो तो मुझे लगता है मीडियम से लंबे अवधि के लिहाज से HDFC लाइफ में दाव लगाना चाहिए, वहां पे खरीदारी करने की सलाह। बाकी दोनों भी अच्छे लगते हैं, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है HDFC लाइफ कुड गिव यू बेटर रिटर्न्स। HDFC लाइफ में इंश्योरेंस स्पेस से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिज्जा खाने वालों के लिए ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो डेटा है वो हैकर्स के पास पहुंचा है और डोमिनोज में एक बड़ा डेटा लीक का मामला सामने आया है। पूरी खबर और अच्छे से समझते हैं, बताइए आशीष। देखिए, इजराइल के साइबर क्राइम इंटेलिजेंस चीफ ने जानकारी देकर ये बताया कि डोमिनोज इंडिया में एक बड़ा डेटा लीक हुआ है। यहाँ पर ग्राहकों के करीब 10 लाख ग्राहकों की 18 करोड़ ऑर्डर्स की जानकारी लीक हुई है। इसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी शामिल है, ग्राहकों के मोबाइल नंबर्स, ईमेल एड्रेस या फिर अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो जानकारी है वो भी मौजूद है। इसी के साथ कंपनी की 2015 से लेकर 2021 के बीच इंटरनल डेटा इसके लीक होने की भी खबरें सामने आ रही है और जो हैकर्स हैं उसे डार्क वेब पर करीब 4 करोड़ में बेचना चाहते हैं। हालांकि कंपनी ने सफाई देकर ये कहा कि कंपनी जो है ग्राहकों का कोई भी फाइनेंशियल डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल स्टोर कर नहीं रखती है। कंपनी में जो डेटा लीक की खबरें आ रही है इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पहले कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने को मिले थे, हालांकि कंपनी ने इस खबर का पूरी तरीके से खंडन किया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, तो ऐसे में इस खबर से कौन से शहरों में मौके बनने वाले हैं और वैक्सीन कंपनियों को इससे कितना फायदा होगा, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी से ही। एक बार फिर से बताइए देवांशी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज आज फोकस में थी और उसमें शानदार बढ़त भी देखने मिली थी। वो इसलिए क्योंकि 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की अब मंजूरी मिल चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात थी। 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं वो कोरोना की वैक्सीन ले पाएंगे। तो इसी के चलते जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं उसमें आज तेजी बनती हुई दिखी थी। लेकिन अब ये जो तीसरा फेज होगा जो कि 1 मई से शुरू होता हुआ दिखेगा उसमें काफ़ी बदलाव थे। जो सबसे
सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे रिलीफ वाली बात थी वो ये थी कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 50% जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो सीधा सरकार को देना होगा, लेकिन बाकी का जो 50% है वो सीधा खुले बाजार में बेच सकते हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर और रिलीफ वाली खबर थी। 1 मई से पहले जो वैक्सीन का भाव है उनको तय करना होगा। यही नहीं, जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल जो हैं वो भी डायरेक्टली कंपनी से इसको सोर्स करेंगे, यानी कि खरीद सकती हैं। ये भी बड़ी रिलीफ की बात जो वैक्सीन बनाने या डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए बनती हुई दिखी। जो अन्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं जो फिलहाल भारत में नहीं है, जैसे कि फाइजर की हम बात कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की हम बात कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रण यहाँ पे सरकार दे चुकी है। ये भी पॉजिटिव बात थी। और यही नहीं, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इन वैक्सीन्स पर उसको भी हटाने की योजना फिलहाल बनाई जा रही है। तो हो सकता है कि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी हट सकती है। साथ ही आप देखिए आज के दिन में हमने देखा एस्ट्राजेनेका फार्मा, साथ ही फाइजर, कैडिला, ग्लैंड फार्मा, पेनिशिया बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक से जो आज काफ़ी मूव करते हुए दिखे। डॉक्टर रेड्डीज का ये भी कहना है कि जून तक अपनी जो वैक्सीन है वो कंपनी लॉन्च कर सकती है। और जो प्राइसिंग है वो उन्होंने बताया है कि प्रति शॉट या प्रति वैक्सीन करीब $10 से भी कम हो सकता है, यानी कि करीब 700 रुपये के आसपास। इसे 2 शॉट्स लगने होंगे। तो 1 मई से पहले इनको अपने जो प्राइजेस हैं वो तय कर लेने होंगे। जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनको भी वो जो प्रोवाइड करते हैं इंजेक्शंस कितने में प्रोवाइड करेंगे वो भी जो प्राइजेस हैं वो 1 मई से पहले तय करके सरकार को बताना होगा और इसका ऐलान करना होगा। लेकिन ये काफ़ी रिलीफ की बात थी जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज है। और इसी के चलते आज 3 से 6% तक की ग्रोथ इन सारी कंपनीज में हमें देखने मिल रही थी। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड कारोबार से जुड़ी कंपनियों की, जिनके वैल्यूएशन में काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? पूरी डिटेल और रिसर्च लेकर है हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण। बताइए वरुण। देखिए, पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, इस स्पेस में जितनी कंपनियां कारोबार करती है वो काफी हद तक फंड रेजिंग कर रही है और इन कंपनी के वैल्यूएशन में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। आप रेजर पे को देख लीजिए, इस कंपनी ने अभी सीरीज ई की फंडिंग की है और करीब $160 मिलियन के आसपास की फंड रेजिंग इस कंपनी ने की है, जिसके चलते इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है $3 बिलियन के आके जा रहे हैं। मुझे याद है कुछ महीनों पहले ही इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है $2 बिलियन के आसपास आके जाते थे और 6 महीने पहले जब इस कंपनी ने फंड रेजिंग की थी तो महज $1 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन इस कंपनी का था। क्रेड को देख लीजिए, हाल फिलहाल इस कंपनी ने जो फंड रेजिंग की है उसके चलते इस कंपनी के वैल्यूएशन $2.2 बिलियन के हैं, जबकि दिसंबर में इस कंपनी ने जो पैसा जुटाया था तब इस कंपनी के वैल्यूएशन महज $0.8 बिलियन के आसपास थे। यानी कि 4 महीनों में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 3 गुना के आसपास बढ़ चुके हैं। पाइन लैब्स को आप देख लीजिए, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है जनवरी 2020 में करीब $1.6 बिलियन था, अब ये भी करीब $2 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। तो ये जितनी कंपनी है उनमें काफ़ी सारे पी इन्वेस्टर जो है वो जम के पैसा लगा रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के समय पे जो ट्रांजैक्शंस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में और भी बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए इन सभी कंपनीज के वैल्यूएशन जो है उनमें पिछले 4-6 महीनों में 2 से 3 गुना के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। लिस्टेड स्पेस में अगर आपको कहीं नजर रखनी है तो SBI कार्ड्स ये एक स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि इन कंपनी से रिलेटेड बिजनेस जो है केवल SBI कार्ड्स का ही है। आइए अब जानते हैं शर्मा जी से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा सर, बहुत स्वागत है। बताइए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जो इस सेगमेंट के खास हैं, आप सभी को रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज महाअष्टमी की भी आप जो पूजा करें वो आप सफल रहे हो, ऐसी मेरी आशा है। तो 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ स्वाति जी, टाटा स्टील और विप्रो। ये देखिए कि टाटा स्टील आज करीब 0.6% ही ऊपर बंद हुआ है। ऊपर तो था लेकिन नीचे गिरा था और फिर बाद में करीब इतना ही बंद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये तेजी अभी और जारी रह सकती है। तो अप्रैल की सीरीज 900 सीरीज की कॉल आप ₹21.50 पे लें, जो आज क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉप लॉस रखें ₹13 का और टारगेट आपका रहेगा ₹39। विप्रो दूसरी तरफ ऐसा स्टॉक है जो आज करीब 0.5% नीचे गिरा है, लेकिन उसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। तो ऐसे वक्त में जिसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर हो और वो कमजोर बंद हुआ हो तो अगले दिन उसकी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो ये जो ट्रेड है, ये ऑप्शन है, हालांकि 4-5 दिन के लिए है, लेकिन फिर भी हो सकता है कल ये आपको फायदा दे दे। तो 480 की कॉल विप्रो के अंदर आप लें, ₹5.40 पे इसका क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 9 रुपए। ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए। और ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं, कल छुट्टी है और हो सकता है आपको थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के दिन इनके अंदर फायदा हो। ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद। आइए अब गुरुवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझते हैं अनिल जी से। गुरुवार के दिन जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो ढेर सारा एक्शन होगा। हमारे सामने 2 दिनों की अमेरिकी बाजारों की एक्शन। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त 125 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो आज का सेशन तो अमेरिका में कमजोर रहने वाला है। लेकिन देखते हैं बुधवार का सेशन कैसा होता है, फिर गुरुवार सुबह आपको डाउ फ्यूचर्स कहां दिखते हैं। तो ये सारे तीनों ट्रिगर्स आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स के। लेकिन इस वक्त जो ट्रिगर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है और जिस पर बाजार रिएक्शन दे रहा है वो हमारे अपने। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि 2 दिनों में क्या कोरोना के मामले बढ़ते नहीं है। 3.25 लाख का अब तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड बना है उसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। पहली ये बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरी है। अगर उसके पार निकले तो फिर चिंताएं, डर आपके लिए बरकरार रहेगी। दूसरा ये कि कोरोना को काबू में करने के लिए किस तरह के बड़े एक्शन सरकार की तरफ होते हैं। ये बड़े एक्शन सिर्फ प्रतिबंध लगाने वाले नहीं होने चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, बेड्स बढ़ाना, इन सबको लेकर जो सरकार एक्शन में आ रही, अगर ये चीज़ें सामने नजर आती है और मामले कम आते हैं तो परसों के सेशन में आप वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन फिर से एक्शन तेजी की तरफ आते हुए देख सकते हैं। जहां बाजार बंद हुए वो बेहद अहम लेवल है, एकदम सपोर्ट लेवल अपनी ट्रेडिंग रेंज के एकदम निचले स्तर के आसपास बंद हुआ है, मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर परसों के सेशन में गुरुवार को अगर आप कमजोरी के साथ गए तो फिर एक बड़े ब्रेकडाउन का खतरा भी है और रिकवरी करने के लिए भी ये लेवल एकदम परफेक्ट है। तो इन सारे लोकल और ग्लोबल संकेतों के बीच वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन एक्शन भरपूर रहेगा। इमीडिएटली जहां आपको फोकस करना है 14,175, 14,250 ये निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है। ये तोड़ने पर ही आपको फ्रेश कमजोरी दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए 30,400, 30,700 ये सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर निफ्टी के लिए 14,450, 14,525 ये रेंज है जहां पर जाते प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली जो भी आप कह लें वो आती हुई दिखती है। और बैंक निफ्टी के लिए भी वही 31,500 से 31,700 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। तो बड़े एक्शन वाला दिन होगा और रिजल्ट सीजन आपके लिए और ज़्यादा एक्शन में जोर में बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगले हफ्ते आने वाले नतीजों पर भी बाजार का रिएक्शन शुरू होता हुआ दिखेगा। इन सब के बीच में आपको करनी है तैयारी परसों की। आइए गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी बहुत स्वागत है। गुरुवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? जी नमस्कार। देखिए बाजार में काफी उठाव पटक देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल पे बाजार होल्ड नहीं कर पा रहा, बट नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है। तो ऐसे बाजार में सेलेक्टिव सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहे हैं। एक बाई साइड में रहेगा और एक सेल साइड में रहेगा। बाई साइड में हमारा फोकस पॉजिटिव साइड में वो हॉस्पिटल और फार्मा काउंटर्स पे है और अपोलो हॉस्पिटल ने एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। हमारा मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल में मौजूदा लेवल से भी 4-5% की बढ़त होनी चाहिए। इसके लिए इसका 3400 का जो कॉल है, 3400 का कॉल, वो खरीदने की सलाह रहेगी। 55 रुपए के आसपास क्लोज हुआ, इसको लें। 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल में मूवमेंट के साथ ये छोटी सा कॉल लगभग 99 रुपीज के पास जाना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड है वो नेगेटिव साइड में है। जिस हिसाब से देखिए लॉकडाउन की खबरें और स्ट्रिक्ट कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं के रियल एस्टेट कंपनीज में नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है और डीएलएफ में लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और काउंटर में मौजूदा लेवल से और 10 से 12 रुपए वीकनेस बन सकती है। तो इसलिए डीएलएफ का 230 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि 230 का पुट 12 रुपए तक जाने की गुंजाइश रख रहा है और काउंटर नीचे में 4 से 5% का करेक्शन दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और शो के अंत में विकास जी आपसे जानेंगे लंबी अवधि की खरीदारी कहां पर करें? बिल्कुल स्वाति, मेरा आज का लंबी अवधि का स्टॉक है, मेरा पसंदीदा स्टॉक फिलिप्स कार्बन ब्लैक। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की एक दमदार कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। इसको मैंने 100 रुपए के लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया और चैनल पे पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट है 300 रुपए। और जाते जाते आपको, आपकी पूरी टीम को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में लंबी अवधि की खरीदारी, विकास जी की तरफ से ये राय।
और इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए और अब एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। आज के लिए शो में बस इतना ही। गुरुवार को बाजार आज और कल में फिर से मुलाकात होगी।